आज से लगभग 10 साल पहले हुआ उत्तराखंड छात्रवृत्ति घोटाला एक बार फिर खबरों में आ गया है। इन 10 सालों में लगभग हर 6 महीने में खबर आती है कि छात्रवृत्ति घोटाले में कड़ी कार्रवाई। भाजपा कहती है कि छात्रवृत्ति घोटाला कांग्रेस कार्यकाल का घोटाला है और कांग्रेस घोटाले में गिरफ्तार भाजपा के नेताओं के नाम गिना देती है। मीडिया जिन लोग को छात्रवृत्ति घोटाले का दलाल कहती थी, आज वो लोग धर्म के रक्षक बने घूमते नजर आते हैं। आप पूरे छात्रवृत्ति घोटाले के पन्ने खंगालने बैठते हैं तो आपको नजर आता है कि छात्रवृत्ति घोटाले पर सबसे पहले सवाल उठाने वाले आरटीआई कार्यकर्ता की तो करीब 6 साल पहले संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी है। छात्रवृत्ति घोटाले की कड़ियां जोड़ने बैठते हैं तो विधानसभा अध्यक्ष के बेटे का नाम भी आता है और एसआईटी का गठन करने वाले मुख्यमंत्री पर भी सवाल उठते हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि भाजपा की सरकार रहते हुए ठंडे बस्ते में जाती इस घोटाले की जांच में हाईकोर्ट की एंट्री एक भाजपा नेता की वजह से ही हुई है? कुल मिलाकर उत्तराखंड छात्रवृत्ति घोटाला जानकर आप भी कहने लगेंगे कि भाई हमाम बहुत बड़ा है और कमोबेश यहाँ सभी नंगे हैं। आपको हमारी अब तक की सारी बातें सुनकर लग रहा होगा कि ये कैसी खिचड़ी है, तो दाजू, पॉलिटिकल हुल्लड़ के आज के एपिसोड में हम परोस रहे हैं उत्तराखंड छात्रवृत्ति घोटाले की वही खिचड़ी जिसके बारे में आप पिछले 10 साल से कड़ी कार्रवाई का छौंका पड़ने की खबरें हर 6 महीने में पढ़ते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मंजुल और पॉलिटिकल हुल्लड़ के आज के एपिसोड में उत्तराखंड छात्रवृत्ति घोटाले के बहाने उत्तराखंड की राजनीति के उस पहलू पर बात करते हैं जहां भाजपा, कांग्रेस और ब्यूरोक्रेसी एक ही पार्टी के रंग में रंग जाती हैं। उत्तराखंड में छात्रवृत्ति घोटाले की बातें 2004 से ही की जा रही थी, लेकिन हर बार औपचारिकता भर के लिए जांच कराई जाती और फिर जांच में घोटालेबाजों को क्लीन चिट दे दी जाती। साल 2013 में छात्रवृत्ति घोटाले पर पहली बार बड़ा बवाल हुआ और मामला खुले तौर पर उछला था। तब पंकज लांबा ने समाज कल्याण विभाग में छात्रवृत्ति घोटाले की आशंका पर आरटीआई लगाई थी। आरटीआई के खुलासे के बाद हंगामे तो बड़े हुए पर नतीजा कुछ नहीं निकला था। हाँ, इतना जरूर हो गया कि आज तक इस मामले में शय और मात का खेल जारी है। शय और मात के इस पूरे खेल को हम आपको क्रोनोलॉजी से समझाने की कोशिश करते हैं। आज के समय में जिस जांच की खबरें आप पढ़ते हैं वो 2011-12 से 2016-17 का समय है। यहां आपको यह समझना है कि घोटाले का आरोप 2004 से है, लेकिन इसकी कोई जांच नहीं हो रही है। खैर, तो 2011-12 से 2016-17 के बीच समाज कल्याण विभाग ने राज्य के SC/ST छात्रों के लिए स्कॉलरशिप के तौर पर 7,200 करोड़ रुपए से ज्यादा जारी किए थे। इस स्कॉलरशिप के तहत छात्र को ट्यूशन फीस का 50% से 90% हिस्सा वापस मिलता था, जो किस्तों में उसके बैंक खाते में जमा किया जाता था। लेकिन इस पूरी कहानी में एक सवाल ऐसा है जिसका जवाब आज भी आम लोगों को साफ साफ नहीं मिला। 7,200 करोड़ रुपए की इस विशाल योजना में वास्तविक नुकसान कितना हुआ? कितना पैसा फर्जी दावों के जरिए निकाला गया और कितना पैसा आखिरकार उन छात्रों तक पहुंचा ही नहीं जिनके नाम पर यह जारी किया गया था? इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश हमें उस आरटीआई तक ले जाती है जिसने पहली बार इस पूरे मामले को सार्वजनिक बहस का विषय बनाया। पंकज लांबा की आरटीआई के बाद आरोप यह लगे कि निजी शिक्षण संस्थानों ने समाज कल्याण विभाग के अफसरों के साथ मिलकर ऐसा मायाजाल बुना कि बिना स्कूल कॉलेज गए लोगों के नाम पर भी करोड़ों की छात्रवृत्ति पास करा ली गई। निजी शिक्षण संस्थानों ने ईंट भट्टू पर काम करने वाले मजदूरों, रिक्शा चालकों और नाबालिग के दस्तावेजों का इस्तेमाल कर उन्हें कॉलेज का छात्र दिखा दिया। अब ये बात तो किसी से छुपी नहीं कि इस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और हरीश रावत रहे थे। बाकी जिन विजय बहुगुणा को उस समय भाजपा नेता मेवा उड़ाने वाला बताते थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जबकि हरीश रावत अभी भी अपना खूंटा कांग्रेस में ही गाड़े बैठे हैं। खैर, आज के मुख्य मुद्दे से भटकते नहीं है। तो जब ये सारा घोटाला चल रहा था, तभी समाज कल्याण विभाग की सचिव डॉक्टर भूपिंदर कौर औलख ने छात्रवृत्ति घोटाले की जांच के लिए विभाग स्तर पर एक आंतरिक कमेटी बनाई, जिसने अपनी रिपोर्ट में घोटाले की बात ही खारिज कर दी। डॉक्टर भूपिंदर कौर ने इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए अपर सचिव डॉक्टर वी सणगुणम की अध्यक्षता में नई जांच समिति गठित की। उस समिति की जांच में घोटाले की पुष्टि हुई। इस जांच समिति की रिपोर्ट पर तत्कालीन अपर सचिव मनोज चंद्रन ने घोटाले की सीबीआई या सतर्कता जांच के साथ ही घोटाले की शिकायत को निराधार मानने वाली समिति के सदस्यों को निलंबित करने और उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई करने की सिफारिश की थी। यहीं से एसआईटी की पूरी कहानी बनती है। यहां त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार का जीरो टॉलरेंस वाला नारा याद आता होगा, क्योंकि इस बात का खूब प्रचार प्रसार किया जाता है कि छात्रवृत्ति घोटाले में त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने एसआईटी की घोषणा कर बड़ा तीर मारा था। पर क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार से यह सवाल नहीं किया जाना चाहिए कि जब आरोपों की पुष्टि होने के बाद सीबीआई जांच की सिफारिश की गई तो उन्होंने मामला एसआईटी से क्यों निपटाना चाहा? यह सवाल और जरूरी इसलिए है क्योंकि जब 2018 में पड़ोसी राज्य हिमाचल में छात्रवृत्ति वितरण का ऐसा ही कुछ घपला सामने आया तो हिमाचल की जयराम सरकार ने बिना देर किए
तत्काल सीबीआई को मामला सौंप दिया था। इसके अलावा जिस तरह त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने बिना न्यायालय के दबाव के एसआईटी के गठन में दिलचस्पी नहीं दिखाई, वो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। जैसे त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार में समाज कल्याण मंत्री रहे यशपाल आर्य पर आरोप लगता है कि उन्होंने कार्यभार ग्रहण करने के एक हफ्ते के भीतर जांच अधिकारी आईएएस सणगुणम को हटाकर उनके स्थान पर अपने पसंदीदा अधिकारी की नियुक्ति कर दी। खैर, यहां पहला सवाल यही उठा कि जब सिफारिश सीबीआई जांच के लिए थी तो जांच एसआईटी से क्यों कराई गई। बाद में सरकार से सवाल हाईकोर्ट ने भी पूछा कि जांच क्यों नहीं सीबीआई से कराई जाए। अब आपको लग रहा होगा कि हाईकोर्ट इस मामले में कहां से आ गया। दरअसल हाईकोर्ट की एंट्री भाजपा के ही एक नेता रविंद्र जुगरान की एक पीआईएल से होती है। उनके इस दबाव की वजह से ही उत्तराखंड में जांच हाईकोर्ट की निगरानी में आई। एसआईटी की जांच के दौरान 2019 और 2020 में खूब गिरफ्तारियां हुई। आप इस घोटाले की व्यापकता और गंभीरता को इस जांच के दौरान हुई कुछ घटनाओं से समझिए। साल 2020 में आरटीआई कार्यकर्ता पंकज लांबा की मृत्यु हो गई। उनकी मौत को लेकर कई सवाल उठे, लेकिन यह मामला आज भी बहस का विषय बना हुआ है। पंकज लांबा वही व्यक्ति हैं जिनकी आरटीआई से इस घोटाले का असल भूत बाहर निकला था। इस घोटाले में कांग्रेस नेता काजी नूरुद्दीन गिरफ्तार होते हैं। काजी नूरुद्दीन कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन के भाई हैं। काजी नूरुद्दीन के साथ देवभूमि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट देहरादून के चेयरमैन संजय बंसल की भी गिरफ्तारी हुई थी। छात्रवृत्ति घोटाले में एसआईटी ने फिनिक्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन रुड़की के निदेशक चेरब जैन को भी गिरफ्तार किया था। मीडिया रिपोर्ट्स में चेरब जैन कांग्रेस के पूर्व विधायक सुरेश चंद्र जैन के भतीजे बताए जाते हैं। इस घोटाले में भाजपा के कद्दावर नेता और उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हरबंस कपूर के बेटे अमित कपूर का भी नाम सामने आया। भाजपा का एक और व्यक्ति इस मामले में गिरफ्तार हुआ। उसका नाम है राकेश तोमर। राकेश तोमर की पहचान मीडिया ने छात्रवृत्ति घोटाले में बतौर दलाल की बताई। राकेश तोमर इन दिनों राकेश उत्तराखंडी नाम से देहरादून और उसके आसपास के क्षेत्रों में लोगों को बता रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। खैर, जब इन मामलों में उत्तराखंड पुलिस ने एफआईआर लिखनी शुरू की तो वहीं से प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की एंट्री होती है। हाई कोर्ट, एसआईटी और ईडी की कार्रवाई की खबरें ही आप पिछले कई सालों से अखबारों में पढ़ रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि एसआईटी मूल अपराध की जांच कर रही थी। उसका कदम यह पता लगाना था कि फर्जी छात्रवृत्ति कैसे जारी हुई, कौन जिम्मेदार था और नियमों का उल्लंघन कैसे हुआ। लेकिन ईडी का सवाल अलग था कि पैसा गया कहां और उससे फायदा किसने उठाया। यानी अब जांच का फोकस फर्जीवाड़े से आगे बढ़कर उस पैसे के अंतिम लाभार्थियों तक पहुंचना था। इससे जुड़ा सबसे हालिया नाम आपने भाजपा नेता धर्मेंद्र भारद्वाज का सुना होगा। घोटाले में कार्रवाई करते हुए ईडी ने लगभग 14 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। ईडी के अनुसार हरिद्वार के जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय से संबंधित रिकॉर्ड की जांच में पता चला कि जांच अवधि के दौरान 6208 छात्रवृत्ति दावों को स्वीकृत किया गया। जांच में सामने आया कि कुल 2895 छात्रवृत्ति दावे संदिग्ध और फर्जी थे। इस रिपोर्ट को बनाने का हमारा उद्देश्य किसी तरह के खुलासे का दावा नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो हम सबके सामने है। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि वजीफे की मलाई बांटने में विचारधारा की सारी दीवारें ढह गई। उत्तराखंड का घोटाला न केवल एक सर्वदलीय घोटाला है, बल्कि ये दिखाता है कि भ्रष्टाचार के इस हमाम में सब नंगे हैं, फिर चाहे वो किसी पार्टी का नेता हो, कहीं का अधिकारी हो या कोई कथित बिजनेसमैन। उत्तराखंड छात्रवृत्ति घोटाले की सबसे बड़ी त्रासदी ये नहीं है कि करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि जिन बच्चों के लिए पैसा भेजा गया था, उनकी कहानी इस पूरे मामले में कहीं गायब हो गई। 10 साल बाद भी राजनीति जारी है, गिरफ्तारियां जारी हैं, कुर्कियां जारी हैं, जांच जारी है, लेकिन सवाल वही है, क्या किसी छात्र को न्याय मिला? इस घोटाले की फाइल खोलिए तो उसमें कांग्रेस भी मिलती है, भाजपा भी मिलती है, अफसर भी मिलते हैं, कारोबारी भी मिलते हैं। इसलिए शायद ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा राजनीतिक सबक है कि भ्रष्टाचार की कोई विचारधारा नहीं होती। चुनाव के मंच पर नेता एक दूसरे को चोर कहते हैं, लेकिन सत्ता के गलियारों में अक्सर उनके हित एक जैसे हो जाते हैं। और शायद यही वजह है कि उत्तराखंड छात्रवृत्ति घोटाला आज भी सिर्फ एक घोटाला नहीं, बल्कि सिस्टम के चरित्र का आईना है।